नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी फ्यूचर एएनएम्स का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज लेकर के आ गया हूं इस करवा चौथ के पावन पर्व पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। और ये आज की जो क्लास रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, एग्जाम की दृष्टि से यदि अपन देखें तो आज का ये टॉपिक मीजल्स जिसका नाम है, ये अपनी कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है उसके अंदर ही एक टॉपिक लिया गया है आज के अंदर। तो इस क्लास के अंदर जो मीजल्स का टॉपिक है ये अपनी आप में इतनी क्वालिटी रखता है कि कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज अपन पूरा डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास लेने के बाद में आपका मीजल्स से संबंधित एक भी सवाल जो है गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं और दावा भी करता हूं। तो यहाँ पर आप क्लास को देखते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और रेगुलर जो है आप यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है उसका रेगुलर आंसर करते रहिएगा, आंसर को मैच करिएगा। आपका आंसर सही रहता है तो ये बहुत खुशी की बात है, और अगर गलत भी होता है तो ज्यादा कोई निराश होने की बात नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस करवा चौथ यानी कि समर्पण और त्याग के पावन पर्व करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और फटाफट एक बार सभी के सभी फ्यूचर एएनएम्स अपनी इस क्लास को एक बार सभी लोगों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है जो भी करवा चौथ की तैयारियों के अंदर लगे हुए हैं, बिजी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके अपने इस क्लास को कंटिन्यू कर सके। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज की ये जो क्लास है ये पहले से रिकॉर्डेड है, तो आप जो है मैं आपको लाइव यहाँ पर रेस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा, लेकिन फिर भी आप जो है क्वेश्चंस के जो आंसर है वो वहां पर आप अपने मैच करते जाएं, ठीक है। जिनके गलत हो रहे हैं वो यहाँ से सीखते जाएं, ठीक है। और जो नोट्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आप उनको नोट करते जाएं, अपनी कॉपी के अंदर लिखते जाएं, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, मीजल्स के बारे में अपन देख रहे हैं। पहला सवाल है, मीजल्स जो यहां पर अपन देखते हैं जिसको हिंदी के अंदर किस नाम से जानते हैं, खसरा के नाम से जानते हैं। तो खसरा किस प्रकार के वायरस के कारण होता है, तो यहां पर सवाल के अंदर ही ये बता दिया गया है कि खसरा जो मीजल्स जो बीमारी है वो एक प्रकार की वायरल डिजीज है, यानी कि वायरस के कारण ये होती है। तो यहां पर वो वायरस पूछा गया है कि जो वायरस होता है वो वायरस कौन सा वायरस होता है, तो डीएनए वायरस होता है या रिट्रो वायरस होता है या आरएनए वायरस होता है या हर्पीज वायरस होता है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको जो लग रहा है ABCD के अंदर से वो जवाब देते जाएं। बाकी मैं आपको पूरा डिटेल से आगे बताने वाला हूं क्या मीजल्स होता है, इसका साइन सिम्टम क्या होता है, कैसे इसको अपन मैनेज कर सकते हैं और कैसे यहाँ पर इसकी स्पेशल जो क्वालिटी है, जो फीचर है, क्लिनिकल फीचर जिससे अपन इसकी पहचान कर सकते हैं, वो सारा अपन डिटेल से यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो भाई, यहाँ मीजल्स जो है वो कौन से वायरस के द्वारा होता है, ये पैरामिक्सो वायरस जो होता है उसके द्वारा ये डिजीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सर ये जो बीमारी होती है मीजल्स वाली, ये मीजल्स वाली बीमारी एक प्रकार की वायरस के कारण होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। ये क्लास जो है अपन इसलिए कंडक्ट करवा रहे हैं, आज का दिन छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी जो है इसलिए कंडक्ट करवा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी के अंदर किसी तरह का कोई गैप ना रह जाए, ठीक है। क्लास हर दिन आपको मिले इसलिए अपन ये क्लास कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो समय निकाल के ये क्लास जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मीजल्स जो है वायरस के द्वारा फैलता है और वायरस भी कैसा होता है, आरएनए वायरस होता है, ठीक है। आरएनए वायरस होता है। इस वायरस का नाम क्या है साथियों, अगर अपने से बात पूछे पॉजिटिव एजेंट यानी कि इसको फैलाने वाला कारक क्या है, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट उसको अपन बोलते हैं, पॉजिटिव एजेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका कौन से कारक के द्वारा यह फैलता है। तो यहां पर अपन जवाब देंगे पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है, एक प्रकार की वायरल बीमारी है जो एक यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा फैलती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर जो सही जवाब जाएगा वो ABCD के अंदर से कौन सा जवाब जाएगा, रिट्रो वायरस या फिर आरएनए वायरस या फिर हर्पीज वायरस। तो यहाँ पर आरएनए वायरस सही आंसर चला जाएगा, यानी कि आंसर C होने वाला है यहाँ पर, ठीक है।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में। पॉजिटिव एजेंट अपना हो गया, पैरामिक्सो वायरस का हो गया, ठीक है। इसके आगे यदि अपन चले मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड की अगर अपन बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड देखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, यानी कि एक ऐसा पीरियड, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि यहां पर जैसे कि मान लो आज किसी के कोई बीमारी होती है, ठीक है, आज किसी पर्सन को आज यहां पर जैसे मान लो फीवर हुआ है इसके, ठीक है, बुखार हुआ है इस पर्टिकुलर पर्सन के या पेशेंट के। अब इसके अभी साइन सिम्टम अभी आए नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको लग रहा है कि मेरे बुखार हो रहा है, पता नहीं लग रहा, डायग्नोस नहीं हुआ, अभी पता नहीं लगा, टेस्ट वगैरह नहीं करवाए कि इसको बीमारी क्या है, बस बुखार चढ़ रहा है, उतर रहा है, चढ़ रहा है, उतर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में, 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, 5 दिन, 10 दिन, महीने भर बाद में क्या होता है, इसके लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। लक्षण किसके, बीमारी के, ठीक है, लक्षण किसके, बीमारी के लक्षण स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लक्षण दिखना, ठीक है, लक्षण दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, वो कब हो रहे हैं, बीमार होने के बाद में लक्षण कब दिखना स्टार्ट हो रहे हैं, जो समय, जो अंतराल होता है, ये अंतराल ही क्या कहलाता है, ये ड्यूरेशन ही क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। इसी ड्यूरेशन को, इसी अंतराल को अपन किस नाम से जानते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो हर एक बीमारी का अलग अलग होता है, हर एक बीमारी का, ठीक है। कुछ एक बीमारियों का समान भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जैसे अगर अपन मम्स और रूबेला की अगर अपन बात करते हैं तो उनका सेम होता है, जैसे 14 से लेकर 21 दिन तक होता है। मतलब बीमार होने के बाद से साइन सिम्टम यानी कि लक्षण कब अपीयर हो रहे हैं, दिखना कब स्टार्ट हो रहे हैं, ये जो ड्यूरेशन होता है वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन चलते हैं, बीमारी के लक्षण दिखना स्टार्ट हो गए हैं, ये सारे के सारे कौन कौन से लक्षण हो गए आगे अपन बात करेंगे, लेकिन अगले पर्सन की तरफ अपन चलते हैं। साथ ही साथ देखो, कोप्लिक स्पॉट्स सीन इन मीजल्स यूजुअली अपीयर वेयर इन द बॉडी, यानी कि खसरे की बीमारी के अंदर देखे जाने वाले कोप्लिक स्पॉट आमतौर पर शरीर के किस हिस्से में दिखाई देते हैं। कोप्लिक स्पॉट जो होता है मीजल्स का सबसे यहां पर अपन मान सकते हैं कि एक यूनिक साइन सिम्टम माना जाता है, ठीक है, क्लासिकल साइन सिम्टम जिसको अपन बोल सकते हैं। तो यहां पर 10 स्टार मार्क आप लगा सकते हैं साथियों, 10 स्टार मार्क लगा करके ये कह सकते हैं अपन कि यहां पर जो है अपन क्या देख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, मीजल्स वाले, खसरे वाले बीमार व्यक्ति के अंदर अपने को क्या दिख रहा है, कोप्लिक स्पॉट। कहां दिखेगा, हथेलिया या तलवे के अंदर, दूसरा गाल की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर, श्लेष्मा झिल्ली के अंदर यानी कि बक्कल म्यूकोजा के अंदर, या फिर पेट के अंदर, या फिर बैक साइड यानी कि पीठ की साइड दिखेगा। तो कोप्लिक स्पॉट जो होता है वो इस तरीके से अपन देख सकते हैं। आइए अपन एक इमेज के माध्यम से, एक फोटो के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। यहां से देखने की कोशिश करिएगा आप, देखो इसको समझें और देखें। यहां से एक जो है बक्कल कैविटी का यहाँ पर एक फोटो है, बक्कल कैविटी मतलब गाल यहाँ पर दिखाया गया है, पूरा जीभ आपको दिख रहा है, यहाँ पर दांत आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ के साथ में एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको देखनी चाहिए, और वो चीज क्या है देखने लायक, वो है ये, ठीक है, वो है ये। इस पीले घेरे के अंदर आप देखोगे यहां पर ब्लू और व्हाइट स्पॉट आपको देखने को मिलेंगे, ब्लू और व्हाइट स्पॉट यहां पर अपन बोलेंगे इनको, और यही स्पॉट जो होते हैं क्या कहलाते हैं, कोप्लिक स्पॉट कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये कोप्लिक स्पॉट कहलाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कोप्लिक स्पॉट। अब यहां पर सवाल ये भी पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि सर ये कोप्लिक स्पॉट जो होता है वो कहां पर दिखते हैं, ठीक है, इनकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण है। लोकेशन देखो कहां पर होती है, यहां से देखो दूसरे नंबर का सेकंड लोअर मोलार टीथ, ठीक है, जो होता है उसके अपोजिट साइड में होता है। तो यहां पर अपन बोल देंगे अपोजिट टू सेकंड लोअर मोलार टीथ, ठीक है। आप देख रहे होंगे यहां पर ये दूसरे नीचे वाली जो दाढ़ अपन बोल रहे हैं, दाढ़, ठीक है। तो ये जो सेकंड मोलर टीथ है, जो दांत है, उसके अपोजिट, उसके अगली साइड के अंदर, उल्टी साइड के अंदर
जो यहाँ पर बक्कल म्यूकोजा है, जो अपने गाल की जो श्लेष्मा झिल्ली है वहां पर अपने को दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अब ये स्पॉट जो होंगे, इन स्पॉट की क्वालिटी क्या है, खास बात क्या है, ये नीले रंग के हो सकते हैं। ठीक है, और ये सफेद रंग के हो सकते हैं। ठीक है, सफेद और नीले रंग के यहाँ पर ये हो सकते हैं। यस और नो बोलो, समझ में आ गई क्या? कोपलिक स्पॉट कहाँ होता है, कैसा दिखता है, इसकी लोकेशन क्या होती है? लोकेशन से भी सवाल पूछा जा सकता है कि कहां पर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, गाल के अंदर, जीभ के अंदर, कहां पर होता है, गले के अंदर। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है सेकंड लोअर मोलर टीथ के अपोजिट साइड के अंदर ये होता है, इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, तो यहां पर ये कहां पर हो गया, बक्कल म्यूकोजा यानी कि गाल की श्लेष्मा झिल्ली पर ये लोकेशन इसकी होती है। आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अगला पर्सन। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स इज अप्रोक्सीमेटली, खसरे की उस्माइन अवधि लगभग कितनी होती है? पहला जो है ऑप्शन यहाँ पर है 7 से 10 दिन, 4 से 6 दिन, 10 से 14 दिन और 14 से 21 दिन। ठीक है, तो यहां पर अपन देखेंगे वही इंक्यूबेशन पीरियड जो आपको मैंने अभी समझाया था आपको, कि बीमार होने के बाद से लेकर के जब तक कि आपको साइन सिम्टम नहीं दिख जाए तब तक आप क्या बोलोगे, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम इंटरवल को, उस जो ड्यूरेशन है उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं, जो हर एक बीमारी की अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर मीजल्स की खसरे की बात हो रही है, तो खसरे का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है एबीसीडी के अंदर से? जिन्होंने जवाब दिया है सी उनका सही है बिल्कुल, और जिन्होंने सी जवाब नहीं दिया है वो ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके, घबराए नहीं, टेंशन नहीं ले। 10 से 14 दिन जो होता है यहाँ पर इसका इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। साथ के साथ में देख लो जो मम्स जो होता है, मम्स का और रूबेला का जो होता है वो यहाँ पर एक सेम होता है, वो 14 से लेकर के 21 दिन का होता है। ठीक है, 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है, जबकि मीजल्स के अंदर 10 से लेके 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात ये सारी की सारी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, और अपना अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स, इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशंस एक नहीं है? जब अपन पूरी बीमारी को पढ़ लेंगे तब अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है और कौन सा नहीं है। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले जिनको आ रहा है वो जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है निमोनिया, दूसरा है ओटाइटिस मीडिया, तीसरा है एनसेफेलाइटिस और चौथा है लिवर सिरोसिस। तो जिनको जवाब आ रहा है वो जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि पूरी मीजल्स जो बीमारी है उसका ओवरव्यू यहां पर अपन ले लेते हैं। शॉर्ट के अंदर पूरा समझा देता हूं क्या है बीमारी, क्या है, कैसे फैलती है, सब कुछ यहां पर अपन जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बीमारी जो होती है यहां से स्टार्ट होती है मीजल्स की। ठीक है, तो मीजल्स बीमारी को यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सर, ये एक प्रकार की वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, ये वायरस के द्वारा होती है। कौन से वायरस के द्वारा? पैरामिक्सो वायरस के द्वारा। ठीक है, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होती है। सर इस वायरस की क्वालिटी क्या होती है? सर ये एक प्रकार का आरएनए वायरस होता है, डीएनए वायरस नहीं होता है। ठीक है, तो वायरस कई प्रकार के हो सकते हैं, आरएनए, डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आरएनए वायरस टाइप का होता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है सर वो कितना होता है? वो 10 से लेकर के 14 दिन का होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलता है? जिसको अपन क्या बोलते हैं, फैलने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ये किसके द्वारा फैलता है? फैलने का कारण, फैलने का कारण क्या है इसका? फैलने का कारण यहाँ पर देखो किस तरीके से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, किसके द्वारा ये फैलता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, ये देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसके द्वारा फैलता है, तो अपना जवाब हो जाएगा वो किसके द्वारा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ये फैल सकता है। क्लियर, यस और नो बोलो। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके द्वारा किसके द्वारा फैलेगा? ये लो ड्रॉपलेट के द्वारा। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स जो आती है, ठीक है, अपन जब सांस लेंगे, खांसी करेंगे, छींक आएगी अपने को, स्नीजिंग जिसको अपन बोलते हैं, कफिंग, स्नीजिंग। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद में जो वायरस है वो फैल सकता है और एक दूसरे को फैला सकता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा फैलता है, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है। आगे अपन बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट।
इसके आगे अपन बढ़ते हैं। दो दो चीजें होती है, एक तो होती है सेकंड अटैक रेट, ठीक है, सेकंड अटैक रेट होती है, और दूसरी यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट एक होती है सेकेंडरी अटैक रेट। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सेकेंडरी अटैक रेट, तो उस कंफ्यूजन को आज अपन दूर करने वाले हैं। देखो सेकंड अटैक रेट का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो चिकन पॉक्स जिसको अपन माता बोलते हैं, माता निकल गई, मीजल्स हो गया, माता निकल गई, तो एक बार यदि किसी के मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, तो वहां पर क्या होता है कि वो दोबारा होने के चांस होते हैं क्या वहां पर। तो देखो मीजल्स की अगर अपन बात करते हैं तो एक बार मीजल्स जिसके हो गया, दोबारा उसके मीजल्स होने के चांस 0% होते हैं, ठीक है। मतलब सेकंड बार अगर मान लो मेरे को कोई बीमारी हो गई, ठीक है, और दोबारा वो बीमारी नहीं होगी, 0% चांस होते हैं उसके। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एक बार इंफेक्शन अंदर चला गया, बैक्टीरिया वायरस अंदर चला गया, तो उस बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ मेरी बॉडी ने एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लिया है। अब दोबारा वो वायरस यदि मेरी बॉडी के अंदर आएगा तो मेरी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बनी हुई एंटीबॉडी, बना हुआ प्रतिरक्षा तंत्र उस बैक्टीरिया को, आने वाले वायरस को मार देगा और वो बीमारी दोबारा नहीं होगी। तो एक बार बीमारी हो जाए, वो दोबारा नहीं हो, तो उसको अपन बोलते हैं सेकंड अटैक रेट। तो यहां पर सेकंड अटैक रेट मीजल्स की क्या होती है? 0% होती है। मतलब एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा। तो यहां पर देखो दूसरी बात, सेकेंडरी अटैक रेट। सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब यह होता है कि अगर कोई इंफेक्शन, कोई बीमारी मेरे हो गई, ठीक है, जैसे मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी की बीमारी मेरे हो गई, तो ये बीमारी जो है मेरे दोबारा हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर सेकंड अटैक रेट 0% हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरे अगर टीबी हो गई और मैंने किसी दूसरे लोगों को यहां पर वो मेरे द्वारा फैल चुकी है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यदि कोई बीमारी फैल रही है तो उसका मतलब यह है कि वहां पर ये क्या कहलाएगी? सेकेंडरी अटैक रेट कहलाएगी। मतलब कि ये फैलाने वाली दर है, यानी कि कोई भी बीमारी, कोई भी इंफेक्शन अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की कितनी पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है, वो होता है सेकेंडरी अटैक रेट। जो मीजल्स का कितना होता है? लगभग 80% होता है। मतलब 80% चांस के अंदर क्या होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सेकेंड अटैक रेट क्या होता है, सेकेंडरी अटैक रेट क्या होता है, ये समझ में आ गया। सेकेंड अटैक रेट के साइड के अंदर लिख लो, दोबारा से आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड अटैक रेट मतलब कि यहां पर दोबारा होने के चांस, ठीक है, दोबारा होने के चांस, ठीक है, दोबारा होने के चांस क्या है? 0, ठीक है। और सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब क्या हो गया? फैलने के चांस, ठीक है, फैलने के चांस कितने होते हैं किसी भी बीमारी के? कोई सा भी, वो सेकेंडरी अटैक रेट है। लेकिन यहां पर मीजल्स का कितना होता है, खसरे का? 80% यहां पर होता है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों के अंदर अब कोई कंफ्यूजन आपके नहीं रहा होगा, ठीक है। तो एक बार इस बात पर अपनी क्लास को जो है सभी लोगों के साथ में लाइक करते हुए शेयर कर दो भाई। जो लोग अभी यहां पर क्लास से कनेक्ट नहीं हुए हैं वो यहां पर आप कर सकते हैं शेयर क्लास को। अगर अपने से पूछा जाए कि मान लो किसी को मीजल्स हो जाता है, ठीक है, अगर मीजल्स हो गया, यानी कि खसरा की बीमारी अपन बात कर रहे हैं, खसरा किसको हो गया? किसी भी बच्चे को हो गया, ठीक है, किसी बच्चे को खसरा हो गया, तो उसको अपन क्या रखेंगे? अलग रखने वाले हैं। और अगर किसी बच्चे को अलग यदि अपन रखते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आइसोलेट करते हैं, उसको आइसोलेशन वो कहलाता है, ठीक है। मतलब आइसोलेशन कितने दिन का करना चाहिए मीजल्स वाले केस के अंदर? ये सवाल पूछा जाए तो बता देना, 7 से 10 दिन तक अपन उसको क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? क्योंकि यहां पर उसके जो रेसेज निकलते हैं, इन्फेक्शन फैलने का डर होता है, वो 7 से 10 दिन तक का रहता है। इसके बाद में अपन उसको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको फिर अपन फैमिली मेंबर की तरफ ट्रीट कर सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं इसके लक्षणों की, ठीक है। तो लक्षण कौन कौन से होते हैं? साइन सिम्टम्स की यहां पर अपन बात करते हैं। साइन सिम्टम्स कौन कौन से होंगे उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर इसकी 3 फेज होती है। एक तो होती है प्री इरप्टिव फेज, ठीक है, प्री इरप्टिव फेज। इस फेज के अंदर अपन क्या देखते हैं, या फिर इसको बोला जाता है प्रोड्रोमल,
हिंदी में भी लिख देता हूं, क्या, प्रोड्रोमल फेज, ठीक है, और ये होती है प्री इरप्टिव फेज या प्रोड्रोमल फेज। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात क्या होती है क्लासिकल साइन सिम्टम के अंदर, यहां पर मीजल्स की अगर अपन बात करते हैं तो प्री इरप्टिव फेज और प्रोड्रोमल के अंदर अपन ने देखा कि यहां पर देखो, दूसरा एक और देख लेते हैं, चलो दूसरा यहां पर कौन सा होता है, इरप्टिव फेज, ठीक है, दूसरा इरप्टिव फेज होती है, ठीक है, और तीसरी जो फेज होती है वो होती है पोस्ट मीजल, ठीक है, पोस्ट मीजल फेज। ऐसे 3 फेज के अंदर इसके साइन सिम्टम्स को अपन देख सकते हैं। चलो प्रोड्रोमल फेज के अंदर क्या क्या होने वाला है उसकी अपन बात करेंगे, उसको सीखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर यहां पर अपन देखेंगे पेशेंट के अंदर हाई ग्रेड फीवर होने वाला है, और हाई ग्रेड फीवर मतलब बहुत तेज बुखार, ओके, बहुत तेज बुखार होगा। और बुखार कितना आएगा, कितना डिग्री, 103 डिग्री से लेकर के 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके बुखार आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात है, ठीक है। इसके अलावा और इसके साथ में और क्या देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ में इसके अंदर जब प्रोड्रोमल फेज का तीसरा दिन आ जाएगा, ठीक है, प्रोड्रोमल जो फेज है, प्रोड्रोमल फेज के तीसरे दिन, ठीक है, थर्ड डे, तीसरे दिन, मतलब यहां पर अपन लिख रहे हैं थर्ड डे, ठीक है, तीसरे दिन अपने को क्या देखने को मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी अपन बात कर चुके हैं, क्या नाम है इसका, बोल दो सभी के सभी, कॉप्लिक स्पॉट नाम है इसका, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा, कॉप्लिक स्पॉट यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहां होता है, ये अपन सीख चुके हैं पहले, ठीक है। तो कॉप्लिक स्पॉट तीसरे दिन यहां पर देखना स्टार्ट हो जाएगा अपने को। तो ये 2-3 चीजें जो है, 2 इंपॉर्टेंट चीजें अपने को देखने को मिलती है इस प्रकार से। हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार यहां पर अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। देखो यहां पर एक बच्चा है जिसके बहुत ज्यादा तेज बुखार हो गया है, इस बच्चे को आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और बेचारा बच्चा यहां पर देखेंगे 103 डिग्री 104 डिग्री बुखार इसके जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करेंगे, ये जो लाल लाल दाने दिख रहे हैं ना आपके, ठीक है, वो यहां से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कब से, कैसे पता चलेगा, जब अपने यहां पर कॉप्लिक स्पॉट जैसे ही अपने को दिखना स्टार्ट हुए, ये किसका संकेत है, यहां से अपन बात करने वाले हैं। ये संकेत है, ठीक है, ये संकेत है किसका, यहां पर जो लाल लाल दाने होंगे ना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, रेड स्पॉट, ठीक है। तो यहां पर स्पॉट्स जो है अपने यहां पर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये स्पॉट सबसे पहले कहां दिखाई देंगे, सबसे पहले मीजल्स के अंदर जो रेड स्पॉट होंगे वो सबसे पहले कान के पीछे, जिसको अपन बोल रहे हैं बिहाइंड द ईयर, ठीक है, बिहाइंड द ईयर अपने को देखने को मिलेंगे सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट्स। सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले अपने को कहां पर दिखाई देने वाले हैं, कान के पीछे, ठीक है, कान के पीछे, ठीक है, यानी कि बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर, ओके, बिहाइंड द ईयर अपने को दिखाई देंगे। और इसके साथ में ही अपन देखेंगे बिहाइंड द ईयर इस प्रकार से अपने को देखने को मिल सकते हैं। यहां से देखिएगा, ये देखो, यहां से अपन बात करेंगे बिहाइंड द ईयर अपने को देखने को मिलेंगे। और बिहाइंड द ईयर के अंदर अपन देखेंगे कि कान के पीछे आप देख रहे होंगे, देख पाएंगे कैसे, इस प्रकार से देखो, यहां से कान के पीछे जो है आप कुछ स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स आप देख पाएंगे यहां से। तो ये क्या है, ये रेड स्पॉट्स यहां पर इरप्ट हो गए हैं, ठीक है, यानी कि दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले कान के पीछे दिखेंगे, उसके कुछ घंटों बाद में, ठीक है, कुछ घंटों बाद आपको यहां पर कहां पर दिखाई देंगे, कुछ घंटों बाद फेस के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर फेस पर आपको दिखाई देने लग जाएंगे, ठीक है। और 1 वीक के अंदर, ठीक है, 1-2 दिन के अंदर, 1 वीक नहीं, 1-2 दिन के अंदर जो है अपन बोल सकते हैं 2 से 3 दिन के अंदर 2-3 दिन में पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ये इरप्शन हो जाएंगे, ये लाल लाल दाने होने वाले हैं। तो यहां पर अपने को क्या सीखने को मिला, यहां पर अपने को सीखने को मिला है, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि जो सारे के सारे जो रेड रेसेज हैं,
ठीक है, वो अपने को दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा ये कोप्लिक स्पॉट है वो यहां पर अपने को इस फेज के अंदर प्रोड्रोमल फेज के अंदर दिखाई देने वाले हैं। प्रोड्रोमल फेज के अंदर कोप्लिक स्पॉट तक ही दिखाई देंगे। प्रोड्रोमल फेज में एक तो हाई ग्रेड फीवर होगा, एक कोप्लिक स्पॉट होगा। कोप्लिक स्पॉट का मतलब यहां पर संकेत होता है कि आपके रेड स्पॉट अभी आने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही ये रेड स्पॉट आते हैं, ये रेड स्पॉट जो होंगे ये किसके अंदर आने वाले हैं, इरप्टिव फेज के अंदर, ठीक है। यहां पर इरप्टिव फेज के अंदर ये सारे के सारे लक्षण आने वाले हैं, सही है। अब आगे चलते हैं तीसरी फेज के अंदर, पोस्ट मीजल्स फेज के अंदर, ठीक है। पोस्ट मीजल फेज के अंदर अपने को क्या दिखाई देगा, यहां पर बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस, इन्फेक्शंस, जैसे कि यहां पर अपन देख सकते हैं डायरिया हो सकता है, ओके। इसके अलावा एनसेफेलाइटिस वगैरह, मेनिंजाइटिस वगैरह, ये यहाँ पर न्यूरोलॉजिकल वीकनेस वगैरह वो हो सकती है, मेंटल रिटार्ड हो सकता है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन देखेंगे पोस्ट मीजल्स के अंदर यहाँ पर डायरिया हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखेंगे बच्चों के अंदर जो है वीकनेस आ गई है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अपन देखने वाले हैं कि बच्चे को मेंटल रिटार्ड, मानसिक विकार आ सकते हैं, ठीक है, ओके। मानसिक विकार आ सकते हैं, ठीक है, मानसिक रोग हो सकते हैं, डायरिया, दस्त हो सकते हैं, समझ में आ गई बात। वीकनेस, कमजोरी आ जाएगी। ये सारे के सारे लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पोस्ट मीजल्स फेज के अंदर। तो ये 3 फेज होती है जिसके अंदर अपन ये सारी की सारी चीजें अपन देख पाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे अपन किसकी बात करने वाले हैं, आगे अपन बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके कॉम्प्लिकेशंस की, ठीक है। इसका कॉम्प्लिकेशंस क्या, जो अपन ने क्वेश्चन में देखा था कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर 3 यानी कि यहां पर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, बीमारी का एडवांस स्टेज। अगर अपन समय से इसका इलाज नहीं कर पाए हैं तो फिर क्या हो सकता है, तो फिर यहां पर मोस्ट कॉमन यानी कि सबसे ज्यादा अपने को क्या देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन पूरा लिख देता हूं, मोस्ट कॉमन अपने को क्या देखने को मिलता है, सामान्यतः सबसे ज्यादा अपने को यहां पर ओटाइटिस मीडिया अपने को देखने को मिलता है। क्या भाई, ओटाइटिस मीडिया अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन पहला सवाल तो ये बन गया, दूसरा सवाल ये बन सकता है सब, लेकिन जो भी देखने को मिलते हैं ना अपने को कॉम्प्लिकेशन, उसमें सबसे ज्यादा सीरियस कौन सा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा सीरियस और खतरनाक कौन सा होता है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि यहां पर मोस्ट सीरियस, ठीक है, मोस्ट सीरियस जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है एनसेफेलाइटिस, ठीक है। एनसेफेलाइटिस होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसको अपन एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। एक और सवाल यहां पर पूछा जा सकता है कि अगर मान लो कोई बच्चा है, कोई बेबी है, तो वो क्या है, उसको माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन वाले केस के अंदर क्या हो सकता है, उसको एनसेफेलाइटिस होकर के आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशन के अंदर निमोनिया, ठीक है, निमोनिया का केस देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अपन 2-3 जो है क्वेश्चनों की बात कर चुके हैं, कौन से के अंदर न्यूमोनिया आंसर जाएगा, कौन से के अंदर एनसेफेलाइटिस जाएगा और कौन से के अंदर यहां पर ओटाइटिस मीडिया जाएगा। अगर अपने से पूछे सबसे कॉमन कौन सा होता है, ओटाइटिस मीडिया, उनमें सबसे खतरनाक, सबसे सीरियस कौन सा होता है, एनसेफेलाइटिस, जो अपने दिमाग का जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और यदि कोई भी माल न्यूट्रिशन का शिकार है, अच्छे से उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है, तो बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। इसके अलावा और दूसरी रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। ये सब आगे जाकर के एक दूसरे से जो कनेक्टेड सिस्टम है वो सारे के सारे एक दूसरे को यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ अपन ने देख लिया। अच्छा जी, अब इसके इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके इलाज के लिए कर सकते हैं अपन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। इसके इलाज के लिए अपन प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्सिस जो होगा ये क्या है, बीमारी होने से पहले, ठीक है। अच्छा, एक होता है बीमारी होने से पहले, ठीक है, एक होता है बीमारी के बाद में, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। जैसे मान लो आप उस बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है, तो बीमारी के कांटेक्ट में, बीमारी के संपर्क में आने के बाद, संपर्क में
आने के बाद आप क्या करने वाले हो, क्या इलाज करने वाले हो, तो वहां पर आप बता देना हम लोग कुछ नहीं, हम लोग मीजल्स की क्या देने वाले हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन देने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो देंगे अपन, कितना देंगे, कैसे देंगे, ये सारा का सारा जो अपन यहां पर बात करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर देखो कब देना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कब देना है। ठीक है, कब देंगे, एक्सपोजर हो गया, संपर्क में आने के 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंदर अपने को ये देना होता है। कितना देना होता है, यहां पर बात करेंगे डोज की, तो देखो डोज कितना होगा इसका, डोज देख लो भाई, 0.25 ml। ठीक है, 0.25 ml वजन के हिसाब से। ठीक है, 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यहां पर अपन बॉडी वेट के हिसाब से यहां पर अपन देने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहां पर अपन करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चों के अंदर अपन मीजल से बचाने के लिए जो है, मीजल से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं। ठीक है, और वैक्सीनेशन करते हैं तो उसके लिए अपन एमआर का टीका लगाते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहां पर जो सवाल था अपना कॉम्प्लिकेशन वाला, उसकी यहां पर अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा क्या था। ठीक है, तो देखो कॉम्प्लिकेशंस के रूप में अपन ने देख रहे थे यहां से, देखो। ठीक है, यही था कॉम्प्लिकेशंस का सवाल, यहां से देखो अपन बात करेंगे। ठीक है, अच्छा इससे पहले रह गया। ओके, ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा खतरे का सामान्य जटिलता नहीं है, नहीं पूछा था अपने से, तो कहें निमोनिया होता है। बिल्कुल सर, आपने बताया था निमोनिया होता है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है ना, आसानी से समझ में आ रहा है, अब तो आसानी से कर पाओगे। अब देखो निमोनिया बिल्कुल हो सकता है, ओटाइटिस मीडिया सर होता ही है, एनसेफेलाइटिस सर होता ही है, लिवर सिरोसिस आपने जिक्र नहीं किया सर, तो लिवर सिरोसिस हो गया यहां पर। तो लिवर सिरोसिस यहां पर इसका कॉम्प्लिकेशन, इसकी जटिलता नहीं होगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर मैंने जो है थ्योरेटिकल पोर्शंस यहां पर लिख दिया है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल यहां पर होगा, खसरा वायरस के संचरण का प्राथमिक मार्ग क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो यहां पर देखो प्राइमरी रूट ऑफ ट्रांसमिशन, किसके द्वारा ये संचरण होता है, किसके द्वारा फैलता है। तो ये देखो किसके द्वारा फैल सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्रॉपलेट के द्वारा फैल सकता है, आंखों के अंदर आंसू आ रहे हैं वहां के द्वारा फैल सकता है, सलाइवा के द्वारा, थूक जब अपन क्या करेंगे, छीकेंगे खासेंगे, ठीक है, तो उस दौरान ये हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर देखो कफिंग के दौरान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा स्नीजिंग के दौरान ये हो सकता है। ठीक है, सलाइवा के द्वारा ये हो सकता है, टीयर्स जो आंसू आ रहे हैं उनके द्वारा हो सकता है, क्योंकि इनके अंदर वायरस रह सकता है, मीजल्स का वायरस, इसलिए यहां पर मैं बोल रहा हूं। तो फीको ओरल रूट से होता है क्या, नहीं सर। ब्लड बोन से होता है क्या, नहीं सर। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के द्वारा होता है सर, यही तो बताया था आपने, श्वसन की बूंदे। अब श्वसन की बूंदे कहां से भी आ सकती है, छींक से भी आ सकती है, खांसी से भी आ सकती है। ठीक है ना, ओके। वेक्टर बोन इसके द्वारा भी नहीं होगा, तो सही जो जवाब होगा सी जवाब होगा। बहुत सारे लोगों ने सी जवाब दिया होगा। ठीक है, तो यहां पर जिनका सी है वो बहुत बढ़िया बात है, उनको अच्छे से थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई जिन्होंने क्लास को शेयर नहीं किया है। ठीक है, खसरा संचरण का प्राथमिक मार्ग आपने देख लिया। चलो अगला प्रश्न अपन सोल्व करते हैं, क्या है, खसरा आमतौर पर निम्नलिखित लक्षणों में से किसके साथ शुरू होता है। मतलब मीजल्स टॉपिकली स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम होते हैं मैंने आपको बताया था। वहां पर देखो कौन कौन से, सबसे पहले प्रोड्रोमल फेज आती है, प्री इरप्टिव जिसको बोला जाता है। प्रोड्रोमल के अंदर दो मुख्य लक्षण बताए थे, एक तो हाई ग्रेड फीवर, बहुत तेज बुखार आता है, और दूसरा क्या आता है, कोप्लिक स्पॉट, जो अपने को गाल की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर गाल की श्लेष्मा झिल्ली के अंदर कोप्लिक स्पॉट अपने को देखने को मिलता है, दांत के उल्टी साइड में। तो देखो पहला है स्किन रेश, दूसरा है कंजक्टिवाइटिस, तीसरा है हाई फीवर, और चौथा है कफ, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस। देखो यहां पर देखो अगर अपने से पूछा जाए खसरा आमतौर पर निम्नलिखित लक्षणों में से किसके साथ शुरू होता है,
ऐसा पूछा है। तो सवाल को थोड़ा सा यहां पर घुमाया गया है। ऐसा नहीं पूछा है कि मीजल्स का लक्षण क्या है, ऐसा नहीं पूछा है। ऐसा पूछा है मीजल्स किसके साथ शुरू होता है, मतलब मीजल्स के साइन सिम्टम होंगे शुरू, उससे पहले क्या होगा उस पेशेंट के अंदर। तो उससे पहले उस पेशेंट के अंदर खांसी हो सकती है, कोराइजा एंड कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, मतलब जो अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका इंफेक्शन हो सकता है, गले में खराश हो सकता है और खांसी आ सकती है उसको, ठीक है। हल्का माइल्ड प्रकार का बुखार आ सकता है। ये सब कुछ होने के बाद में फिर हाई तेज बुखार आएगा उसके बाद में, ठीक है। स्किन रेशेज बनेंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने को यहां से शुरुआत करती है बीमारी की, ठीक है ना। अगला सवाल, विच विटामिन इज रिकमेंडेड इन द, मतलब खसरे के उपचार के अंदर जटिलताओं को कम करने के लिए किस विटामिन की सिफारिश की जाती है। आपने देखा होगा जब 9 मंथ पर अपन जनरली बोलते हैं ना कि 9 मंथ पर अपन कौन सा वैक्सीन लगा रहे हैं, एमआर का टीका लगा रहे हैं, तो एमआर के टीके के साथ में ही अपन विटामिन ए का डोज पिलाते हैं, ठीक है। विटामिन ए का डोज अपन पिलाते हैं। तो यहां पर यही पूछा है कि कौन सी विटामिन पिलाई जाती है। ऐसा क्यों पिलाया जाता है, क्योंकि एमआर के कारण होने वाले मीजल्स के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके। तो यहां पर विटामिन ए है, सी है, डी है और ई है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, सही जवाब है ना। ओके, आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। अगले सवाल पर, खसरे का दाना आमतौर पर शरीर के किस हिस्से से शुरू होता है, ठीक है। यानी कि जो अपन ने बात करी थी, बिगिंस ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किस पार्ट से यहां पर शुरू होता है। मैंने आपको बताया था शुरुआत तो कान के पीछे से होती है। देखो शुरुआत तो कान के पीछे से होती है, कान के पीछे से, ठीक है। तो कान के पीछे से शुरुआत हुई, उसके बाद में फेस पर आई और उसके बाद में पूरी बॉडी के ऊपर आई। लेकिन ओवरऑल क्या है, पूरी बॉडी के ऊपर आना ही है। स्किन रेसेज को जो लाल लाल दाने हो रहे हैं वो एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि वो सारी की सारी बॉडी पर इस प्रकार से आने ही वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे आने वाले हैं। ऐसा अपन देख सकते हैं। फेस के ऊपर कैसे आएंगे, ये लो फेस के ऊपर इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये इमेज देख पा रहे होंगे आप। तो इस प्रकार से जो है फेस के अंदर यहां पर होगा, बच्चे के अंदर, इस बच्चे की देखो लटकता हुआ मुंह है बेचारे का कितना, ठीक है। इस प्रकार से अपन देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है चिकन पॉक्स में भी ऐसा ही अपने को देखने को मिलता है कुछ। चिकन पॉक्स और मीजल्स के अंदर लगभग सेम सा, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर इस प्रकार से ये रेडिश यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ये ऐसी ही कंडीशन चिकन पॉक्स के अंदर जब अपन पढ़ेंगे वो देखने को मिलता है। मीजल्स यहां पर बातें हो रही है, मीजल्स के अंदर अपने को देखने को मिलेगा क्या होगा, यहां पर रेस फर्स्ट अपीयर ऑन फेस एंड नेक, ठीक है। फेस और नेक यानी कि कान के पीछे से स्टार्ट होगा और तुरंत प्रभाव से कुछ ही घंटों के अंदर क्या होगा, पूरे फेस के ऊपर आ जाएगा और 1-2 दिन के अंदर पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यहां पर स्प्रेडिंग क्विकली टू कवर एंटायर बॉडी, यानी कि कुछ ही दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर ही क्या होगा, पूरी बॉडी को कवर कर लेगा, पूरे चेस्ट के ऊपर, पेट के ऊपर, हाथ पैरों के ऊपर, सबके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर है सबसे पहले पैर पे आएगा, चेहरे पे आएगा, पेट पे आएगा, भुजाओं पे आएगा। तो यहां पर कान का कोई ऑप्शन नहीं है, तो कान का ऑप्शन नहीं है तो दूसरा वाला ऑप्शन है ना अपने पास, फेस वाला, चेहरे पे आएगा। तो यहां पर बी आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस प्रकार से अपने को इसके केसेस देखने को मिलते हैं। अगला सवाल, What is the primary prevention strategy for measles? measles खसरे की प्राथमिक रोकथाम की रणनीति क्या है। पहले आप किससे बचाओगे, यहाँ पर देखो एंटीबायोटिक देने वाले हो, नहीं, ये तो इसका इलाज है। रोकथाम होने से पहले अपन करते हैं एमएमआर वैक्सीन दे सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, या एंटीवायरल ड्रग अपन कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसको बचाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एमआर का टीका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही जवाब ए बी आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एमएमआर का वैक्सीन अपन लगा देंगे। अगला सवाल देखो, WHO के अनुसार खसरे के टीके की पहली खुराक के लिए अनुशंसित आयु क्या है, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 15 महीने। ये देखो ये पर्सन जो है लड़ाई वाला पर्सन है, इसके अंदर कई जो है यहाँ पर 9 मंथ चूज करते हैं, लेकिन WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो है, WHO का डायरेक्ट मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हमारी होती है तो उसके अंदर बाकायदा ये समझाया गया है, बताया गया है कि अगर
9 महीने और 12 महीने दोनों यदि आते हैं तो उसके अंदर अपने को 12 महीने चूज करने होते हैं, 12 महीने चुनना है अपने को, ठीक है। क्योंकि 9 महीने अभी जैसे हुए ही हैं तो उसको अपन स्किप कर सकते हैं, उसको अपन ये कह सकते हैं कि अगली बार लगा लेना, अगले महीने में लगा लेना, ठीक है। तो यहां पर दोनों ऑप्शन यदि है तो अपने को यहां पर सी आंसर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। 12 महीने, ये सवाल मैं आपको इम्यूनाइजेशन के अंदर अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है ना। ओके, दोनों ऑप्शन आए तो अपने को सी को प्राथमिकता देनी है। तो यहां पर देखो प्राथमिकता के हिसाब से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको अपन देने वाले हैं, ठीक है। और यहां पर सेकंड प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं, ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी इसको देने वाले हैं। क्लियर या सुनो, बार बार कहता हूं ये चीज। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर खसरे संक्रमण का एक प्रमुख संकेत है? उसको क्या हो गया है? हाइपोटेंशन, यानी कि बीपी लो हो गई है। क्या हो गई है? बीपी लो, यानी कि कम बीपी हो गई है। या फिर खतरनाक जो इसका होता है, जो क्या है यहां पर देखो, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? SSPE बोलते हैं, जो क्या होता है बहुत ही रेयर कंडीशन के अंदर होता है। ये रेयर कंडीशन के अंदर होता है बच्चों के अंदर, ये जनरली अपने को कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको कॉम्प्लिकेशन के अंदर ये नहीं पढ़ाया था। ये बहुत ही कम चांस के अंदर होते हैं, ठीक है, कम चांस होते हैं इसके, कम चांस होते हैं, ठीक है। और यदि बड़ों के अंदर, ठीक है, बड़े बच्चों के अंदर यदि ये देखने को मिलता है, उसके अंदर भी रेयर होता है, यानी कि 3000 के अंदर अपने को एक केस देखने को मिलता है, ठीक है। बड़ों के अंदर 3000 लोगों के अंदर एक केस देखने को मिलता है, ठीक है इसका। तो यहाँ पर सबसे सीरियस खतरनाक वाला केस जो है, सबसे संक्रमण का एक प्रमुख संकेत क्या है यहाँ पर? हॉलमार्क साइन ऑफ सीवियर, ठीक है। इसके अलावा स्प्लेनोमेगेली दिया हुआ है, हिपेटोमेगेली दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? यकृत वृद्धि हो गई है या प्लीहा का बढ़ना हो गया है, मतलब ओवर साइज, आवश्यकता से ज्यादा वो बढ़ गए हैं अपनी नॉर्मल से, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, खसरा का जो टीका आप लगा रहे हैं वो बच्चे के अंदर किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? देखो, प्रतिरक्षा प्रदान करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है अपनी बॉडी। तो यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का एक अलग से बड़ा पोर्शन है जिसको अपन मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। जो मीजल्स है, मीजल्स का वैक्सीन एक प्रकार की एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि इसके अंदर अपनी बॉडी जो होती है, बच्चे का जो शरीर होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। बॉडी जो है उस वायरस के अगेंस्ट रिएक्शन दिखाती है, रिएक्ट करती है, तो यहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट हुआ ना। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से खसरे की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? सबसे सामान्य जटिलता मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मीजल्स, कौन सा हो जाएगा? डायरिया होने वाला है क्या? देखो, डायरिया अपन ने देखा था, डायरिया हो आगे हो सकता है, साइन सिम्टम्स के अंदर अपन ने देखा था। ब्लाइंडनेस हो सकता है क्या? यहाँ पर यदि अपन ने विटामिन ए नहीं दिया तो यहाँ पर क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस हो सकता है। ये ब्लाइंडनेस बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी से हो सकता है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। ओके, चलो, न्यूमोनिया हो सकता है क्या? या ओटाइटिस मीडिया, यानी कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा आपको मैंने बताया था? मोस्ट कॉमन सामान्यतः कौन सी जटिलता होती है बताओ? ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा यहां पर? डी, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया जो होता है वो एक प्रकार का कान का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, कान का इन्फेक्शन होता है। और कान के अंदर भी कौन सा? मिडिल ईयर का, ठीक है, मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है। ये कान के बीच का जो क्षेत्र होता है वहां पर इसका इन्फेक्शन होता है, वो ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। अगला सवाल देखो, खसरा वाले रोगी किस चरण के दौरान सबसे अधिक संक्रामक होते हैं? बोलो, इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान? नहीं, गलत। प्रोड्रोमल फेज के दौरान हो सकता है, रेस फेज के दौरान हो सकता है, रिकवरी फेज के दौरान नहीं। तो यहां पर जब रेश वो स्किन रेशेज यहाँ पर डेवलप होंगे तो उस दौरान सबसे ज्यादा खतरा होता है, ठीक है ना। तो प्रोड्रोमल फेज के दौरान वो सबसे ज्यादा खतरे के निशान पर होते हैं, सबसे ज्यादा वो लोगों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं, बीमारी को फैला सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखो, खसरे से पीड़ित बच्चों में मृत्यु का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? मतलब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन विद मीजल्स, यदि मीजल्स की बीमारी के कारण किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? वो देखो, माल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेटरी फेल्योर, या डायरिया, या सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। तो यहां पर जो होता है क्या, देखो, अगर मीजल्स को अपन ने सही तरीके से इलाज नहीं किया मीजल्स का, तो उसके बाद में अपनी बॉडी के अंदर, बच्चे की बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर
और दूसरे इन्फेक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर एक इन्फेक्शन को सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया तो बॉडी वीक हो जाएगी, प्रतिरक्षा तंत्र जो हो जाएगा कमजोर, तो दूसरे इन्फेक्शन ज्यादा वहां पर हावी हो जाएंगे। इसलिए दूसरे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपने को देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा ये बीमारी फैलती है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे संबंधित इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। चलो अगला सवाल करवा देता हूँ। ठीक है, खसरे में देखे जाने वाले विशेष त्वचा दाने का नाम क्या है? मैक्युलोपेपुलर रेसेज, वेस्कुलर रेस, पोस्टुलर रेस या इरिथोमेटल रेस। तो कौन से होते हैं? मैक्युलोपेपुलर रेस होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खसरे का सामान्य न्यूरोलॉजिकल जटिलता है? मेनिंजाइटिस मैंने आपको बताया क्या? नहीं बताया। एनसेफेलाइटिस बताया? बताया। जीबी सिंड्रोम बताया? नहीं बताया। स्ट्रोक बताया? नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? एनसेफेलाइटिस बी। ठीक है, अगला सवाल देखो, यहाँ पर देखो, खसरे के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित संप्रोक्तार रोगी निरोधी उपचार क्या है? तो आप एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, एमएमआर वैक्सीन या एंटीबायोटिक। यानी कि क्या पूछा है? पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप क्या दोगे? मीजल्स के लिए तो यहाँ पर आप क्या देने वाले हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन, एमएमआर वैक्सीन। तो यहाँ पर अपन बी और सी दोनों दे सकते हैं, लेकिन आपने को रिकमेंडेड पूछा है पोस्ट एक्सपोजर संपर्क में आ चुके हैं और उससे बचाव के लिए किसी भी एक्सपोज टू इंडिविजुअल एक्सपोज टू मीजल्स, ठीक है, संपर्क में आने के बाद में अपने को क्या देना होता है? यहाँ पर देखो इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंट्रावीनस पूछा है, इंट्रावीनस नहीं देते हैं कभी भी इम्यूनोग्लोबुलिन को। तो यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन जो देंगे उसको अपन आईएम रूट से देने वाले हैं। कितना बताया था? 0.25 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मैंने आपको बताया था। ठीक है, 0.25 ml आईएम रूट से देने वाले हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, वरना यही सही जाता, इसलिए अपन क्या देने वाले हैं? एमएमआर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, खसरे से गंभीर जटिलताओं के लिए कौन सा जनसंख्या समूह सबसे अधिक जोखिम में है? सबसे ज्यादा खतरा किसको रहता है? एडोलेसेंट को, एडल्ट को, इम्यूनो कॉम्प्रेसिव इंडिविजुअल जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। ठीक है, तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा इन्फेक्शन बीमारी होने का यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला और लास्ट सवाल आज की क्लास का, खसरे को वैश्विक स्तर पर समाप्त करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? क्वारंटाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। वैक्सीनेशन कैंपेन चला सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं, या इम्प्रॉपर हाइजीन अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंपेन चला करके तरह तरह का टीकाकरण यहाँ पर अपन कर सकते हैं। एमआर टीकाकरण जिसको अपन बोल रहे हैं, हर अलग अलग जगह जहां पर ये बीमारी के इन्फेक्शंस के रोगी पाए जाते हैं, बच्चे पाए जा रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन करके इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्या आपको आज के दिन, इस करवा चौथ वाली क्लास के दिन, मीजल्स के जो आपने पढ़ा उसके अंदर आपको मजा आया? मुझे मजा आया, और ये मजा जो है आप अपने सभी फ्यूचर एनएम्स को देना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो इसी बात पर जिन्होंने क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर दो, और अपने सभी साथियों के साथ, सभी फ्यूचर एनएम्स के साथ इस क्लास को शेयर कर दो। इसके अंदर अपन ने मीजल्स के बारे में A to Z सब कुछ सीख लिया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो मिलते हैं एक और नई क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।